ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रही जंग ने वेस्ट एशिया और गल्फ रीजन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। यह बदलाव इतना बड़ा है कि इसका इम्पैक्ट केवल इस रीजन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। इसी का नतीजा है कि यूरेशिया, अरब पेनिनसुला और साउथ एशिया के 3 देशों के बीच एक डिफेंस पैक्ट हुआ है और दुनिया में एक नया स्ट्रेटेजिक अलायंस उभर कर सामने आ रहा है। ये 3 देश हैं तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान। मक्का की इस तस्वीर को देखिए। बीच में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बैठे हैं। उनके बाईं ओर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं और दाईं तरफ तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान हैं। यह तब की तस्वीर है दोस्तों जब इन तीनों देशों के बीच डिफेंस पैक्ट साइन किया जा रहा था। दूसरी तस्वीर देखिए। इसमें एमबीएस और शहबाज शरीफ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं जबकि एर्दोगान उनके पास खड़े हैं। अब इस डील के दौरान ली गई तीसरी तस्वीर भी देखी। यह तस्वीर डील पूरी होने के बाद ली गई है, जिसमें तीनों देशों के स्टेट हेड्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी हैं। अब इस डील में क्या हुआ है, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की इस प्रेस रिलीज से पता चलेगा। तो सबसे पहली बात यह कि इस डिफेंस पैक्ट को मक्का अल मुकर्रमा समिट फॉर ज्वाइंट डिफेंस का नाम दिया गया है और इसमें बताया गया है कि तीनों देशों के बीच भाईचारे और ध्यान दीजिएगा इस्लामिक एकजुटता के पक्के और ऐतिहासिक रिश्तों के आधार पर साझा रणनीतिक हितों और लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाते हुए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, रिपब्लिक ऑफ तुर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है, जो तीनों देशों के लिए साझा सुरक्षा को मजबूत करने और एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य की तलाश में इस इलाके और उससे आगे शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस अग्रीमेंट का मकसद किसी भी हमले को मिलकर रोकने की ताकत को मजबूत करना है और यह तय करता है कि तीनों देशों में से किसी एक पर भी हथियारों से किया गया हमला उन सभी पर हमला माना जाएगा। यह तीनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी के सभी पहलुओं को मजबूत करने का भी प्रावधान करता है। तो दोस्तों, यानी यह वैसा ही समझौता है जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 17 सितंबर 2025 को किया था। तो यह भी कहा जा सकता है कि यह डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच किए गए उस डिफेंस पैक्ट का एक्सटेंशन है। अब इस पैक्ट को इस्लामिक नाटो की शुरुआत भी कहा जा रहा है। वैसे मेरे हिसाब से इसे इस्लामिक नाटो नहीं बल्कि सुन्नी नाटो या सुन्नी कंट्रीज डिफेंस ग्रुप कहना चाहिए, क्योंकि इसके तीनों देश सुन्नी बहुल देश हैं। पाकिस्तान भी सुन्नी, सऊदी अरब और तुर्की भी। पर अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि इस डिफेंस पैक्ट और इस ज्वाइंट डिफेंस ग्रुप को बनाए जाने का मकसद क्या है। मकसद भूलना नहीं है। तो इसके पीछे की वजह जो है वो 2 नाम आ रहे हैं। पहला है इजराइल और दूसरा है ईरान, और तात्कालिक कारण है ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच चल रही लड़ाई। इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह बताता हूं कि मैंने इसे तात्कालिक कारण क्यों कहा। इसलिए कहा क्योंकि इस डिफेंस पैक्ट की नींव दिसंबर 2015 में तब पड़ी थी जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition की शुरुआत की थी। 43 मुस्लिम देशों को इस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा गया था। इस ग्रुप में पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल थे। यह इस्लामिक ग्रुप खास तौर पर रीजन में बढ़ते आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया गया था और सऊदी अरब के लिए यमन में हुतीज का बढ़ता कंट्रोल सबसे बड़ी चुनौती थी। इस ग्रुप के फॉर्मेशन से पहले ही सऊदी अरब ने पहली बार कोई ऑपरेशन लॉन्च किया था। अप्रैल 2015 में उसने यमन में हुतीज के ठिकानों पर हमले किए थे। यह सऊदी अरब का बहुत बड़ा शिफ्ट चेंज माना जा रहा था, क्योंकि अब तक सऊदी अरब पर्दे के पीछे रहकर ही काम कर रहा था। उसका ज्यादा फोकस तेल और गैस के प्रोडक्शन और इंपोर्ट पर था, एक्सपोर्ट पर था। इसके साथ ही वो मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर के तौर पर भी रहना चाहता था, इसलिए वो इस तरह की सीधी लड़ाई में इन्वॉल्व होने से बचता था। लेकिन 2015 में यह सब कुछ बदल गया। एक और दिलचस्प बात यह है कि उस समय भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी। पाकिस्तान से
नेवल शिप्स मांगे थे, फाइटर जेट्स और ट्रूप्स मांगे थे, लेकिन तब पाकिस्तान ने हूतीज के खिलाफ सऊदी अरब को मदद करने से इनकार कर दिया था। और इसी के बाद सऊदी अरब ने IMCTC का गठन किया था। और गजब देखिए कि जिस पाकिस्तान ने सऊदी अरब को सैन्य मदद देने से इनकार किया था, उसी पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को IMCTC का पहला कमांडर बनाया गया था। लेकिन 2017 और 2018 में दो बड़ी घटनाएं हुई जिसने इस ग्रुप को डेंट पहुंचा दिया। 2017 में सऊदी अरब, UAE और बहरीन ने कतर को आतंकवादी देश घोषित कर दिया था। उसका आर्थिक और राजनीतिक बहिष्कार कर दिया गया, राजनयिक बहिष्कार किया गया। तब तुर्की खुलकर कतर के साथ खड़ा हो गया था। इससे क्या हुआ? तुर्की और सऊदी अरब के रिश्ते बिगड़ गए थे। इसके बाद 2018 में इस्तांबुल में सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की हत्या के बाद तो दोनों देशों के बीच के रिश्ते पूरी तरह से टूट गए थे। वैसे तुर्की और सऊदी अरब के बीच पहले से ही तनाव रहता था। सऊदी अरब पहले तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का ही हिस्सा था। पहले विश्व युद्ध के दौरान अरबों ने तुर्कों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और सऊदी अरब आजाद हुआ था। तो यह विवाद ऐतिहासिक है। बीच बीच में इसमें नई नई कड़ियां जुड़ती गईं, जैसे दोनों देश खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का मुखिया मानते हैं। सऊदी अरब इसलिए क्योंकि मक्का मदीना उसके पास है, और तुर्की इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा मुस्लिम साम्राज्य उसी ने खड़ा किया था। तो IMCTC बना, लेकिन बहुत ज्यादा कारगर नहीं रहा। फिर अरब और यूरेशिया के लिए टर्निंग पॉइंट बना अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला। आपको याद है सितंबर 2025 में इजराइल ने हमास के लीडर्स को निशाना बनाने के लिए कतर पर हमला बोला था, दोहा को निशाना बनाया था। यह सब कुछ तब हुआ जबकि कतर और अमेरिका के बीच डिफेंस पैक्ट था। कतर में अमेरिका के बेसेस भी मौजूद हैं, एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। यहां तक कि कहा जाता है कि इजराइल इस तरह के हमले बिना अमेरिका के पूछे नहीं करता। लेकिन इजराइल ने हमला किया और जमकर किया, और इसी हमले ने अरब और सेंट्रल एशिया में सब कुछ बदल दिया। अरब देश जो अब तक अमेरिका के भरोसे अपनी सुरक्षा छोड़कर निश्चिंत बैठे थे, उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, अमेरिका ने उस तरह से मदद नहीं की, अब ऐसा चलेगा नहीं। तो तभी जो हमला हुआ उसके फौरन बाद दोहा में अरब इस्लामिक इमरजेंसी समिट की गई थी, जिसमें पहली बार ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट की बात हुई। What happened to Qatar and the fact that the US was unable to protect Qatar despite their long-standing defense relationship, despite the Al Udeid base, despite American equipment. So I think the feeling was in Saudi Arabia perhaps that they should look at strategic options. तभी से इस्लामिक नाटो की बात सामने आई और की भी जा रही है, लेकिन इस पर बात आगे नहीं बढ़ी। बात कब बढ़ी? बात तब बढ़ी जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया और दोनों देशों ने यह कहा कि एक पर हमला हुआ तो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। जब ये डील हो गई तब तुर्की समेत और भी कई देशों के इसमें शामिल होने में इंटरेस्ट दिखना, फिर इंटरेस्ट उन्होंने दिखाना शुरू किया। लेकिन दिक्कत यह थी कि तुर्की और सऊदी अरब के बीच के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। हालांकि दोनों देशों ने इस पर काम किया और अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई डिफेंस डील में तुर्की भी जुड़ गया है। वैसे पिछले महीने खबर यह भी आई थी कि कुवैत भी पाकिस्तान के साथ एक ऐसा ही डिफेंस पैक्ट करना चाहता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की तीनों इजराइल से डरे हुए हैं? तो इसका जवाब है हां, क्योंकि यह पैक्ट तभी हुआ है क्योंकि एक अकेला मुकाबला नहीं कर सकता, तो तीन ने कर लिया। जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तब तुर्की ने उसका विरोध किया था। लड़ाई के बीच उसने यह स्टेटमेंट भी दिया था कि इजराइल का अगला टारगेट तुर्की खुद हो सकता है। इस दौरान मई में इजराइल के जासूस पोलार्ड ने कहा था कि अंकारा नए ईरान की तरह है और इजराइल का अगला टारगेट तुर्की और इजिप्ट हो सकते हैं। 10 जुलाई को द जेरूसलम पोस्ट ने भी लिखा था कि ईरान के बाद तुर्की इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। Turkey is the new Iran. Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan. और इससे भी चौंकाने वाली बात ये कि अप्रैल में ही खबर आई थी कि तुर्की ने इजराइल से जंग लड़ने की तैयारियां भी शुरू कर दी। यानी तुर्की और इजराइल दोनों ने एक दूसरे को दुश्मन मान लिया है। पाकिस्तान भी इजराइल के खिलाफ है और सऊदी अरब भी। इजराइल भी यह बात जानता है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ है।
तो तुर्की के लिए यह डिफेंस पैक्ट इजराइल से लड़ने के काम आ सकता है। हालांकि सऊदी अरब के लिए इजराइल से बड़ा खतरा ईरान है। असल में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही इस लड़ाई में ईरान ने खुलकर जबरदस्त तरीके से सऊदी अरब पर अटैक्स किए। भले वो बेसेस अमेरिकन थे, लेकिन जमीन तो सऊदी अरब की थी, एयर स्पेस तो सऊदी अरब का था, शहर तो सऊदी अरब के थे, उसके एयर बेसेस, ऑयल प्रोडक्शन यूनिट्स, रिफाइनरीज पर टारगेट किया उसने, और यहां भी अमेरिका उसे बचा नहीं पाया। ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स ने खूब तबाही मचाई। तभी सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर दबाव डाला था कि वो डील के हिसाब से अपनी फोर्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स सऊदी अरब में तैनात करे। और इस साल मई में पाकिस्तान ने JF-17 का एक स्क्वाड्रन, ड्रोन्स, 8000 फौजी और HQ-9 जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है वो सऊदी अरब में तैनात कर दिया है पाकिस्तान। अब बात यह भी है कि अभी तक के हिसाब से ईरान जंग जो है वो हारा तो नहीं है। हाँ, नुकसान बहुत हुआ है उसका, और कोई बड़ी बात नहीं कि अमेरिका के साथ उसकी कोई ऐसी डील फाइनल हो जाए जिसमें उसकी शर्तें भी मान ली जाए। यह सिचुएशन ईरान को इस पूरे रीजन में जबरदस्त डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक लीड दे देगी, और वो इस रीजन का बादशाह बन जाएगा, जो ना केवल सऊदी अरब बल्कि UAE, कतर, बहरीन, कुवैत जैसे देशों के लिए बहुत मुश्किल वाली बात होने वाली है। सऊदी अरब इसी की काट ढूंढ रहा है। कि इस जंग के खात्मे के बाद ये पूरी जितनी भी अरब दुनिया है, यहाँ पर एक खौफ पैदा हो गया। खौफ यह है कि जंग का नतीजा कुछ भी निकले, अगर इस जंग में ईरान ना हारा, यानी इस जंग का नतीजा कुछ ना निकला, तो ये ईरान की जीत होगी। और अगर ये ईरान की जीत हुई तो इस खत्ते में ईरान एक बहुत बड़ी फौजी कुव्वत बनकर उभर चुका है, और ये हमेशा के लिए इन अरब बादशाहतों के लिए एक खतरा रहेगा। लिहाजा सऊदी अरब ने मेरे ख्याल में एक बड़ा इंटेलिजेंट काम किया कि उन्होंने पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन लोग हैं उनको अपने यानी कॉन्फिडेंस में लिया, और पाकिस्तान की पार्लियामान से पूछे बगैर, पाकिस्तानी कौम से पूछे बगैर उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। अब इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है? तो असल में पाकिस्तान का रोल बस इतना है कि वो एक मुस्लिम देश है और एक न्यूक्लियर पावर है, और उसके पास एक बड़ी फौज है जो वो भाड़े पर दे सकता है। सऊदी अरब के पास पैसा है, हर साल करीब $60 अरब का वो हथियार खरीदता है, लेकिन उसके पास लड़ने के लिए फौज नहीं है। यही फौज उसे पाकिस्तान से मिलेगी, और पाकिस्तान को इसके एवज में पैसा मिलेगा जो उसकी डूबती हुई इकॉनमी है उसको वो ऑक्सीजन देता रहेगा। तुर्की के लिए क्या बेनिफिट है? देखिए, तुर्की के लिए फायदा यह भी है कि उसे सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस मार्केट में एंट्री मिल जाएगी, यानी उसकी डिफेंस इंडस्ट्री और डिफेंस एक्सपोर्ट को फायदा होगा। इधर पाकिस्तान से चाइना नाखुश है, J-10C के स्पेयर पार्ट्स नहीं दे रहा, J-35 नहीं देने वाला, तो भविष्य में बहुत मुश्किल होने वाली है। तो पाकिस्तान को एक नया हथियार सप्लायर मिल जाएगा। वैसे तो भारत पर इस डिफेंस पैक्ट का सीधा असर नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की दोनों एंटी इंडिया ब्लॉक के हिस्से, इसलिए भारत को सावधान रहने की जरूरत तो होगी, क्योंकि पाकिस्तान से तो उसका तनाव बना हुआ है। We continue to follow these developments closely. अब भारत के लिए इस पर ध्यान देना इसलिए भी जरूरी है कि आगे चलकर इस पैक्ट से इजिप्ट, कुवैत और दूसरे देश भी जुड़ सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो अरब सागर से भूमध्य सागर तक इसका फैलाव हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स, शिपिंग और शिपिंग लाइंस पर कंट्रोल होगा। इसलिए स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर सोचना और काम करना भारत के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, भारत का डिप्लोमेटिक रूट अलग है, और आपको आने वाले टाइम पे ये नजर भी आएगा। आप क्या कहते हैं दोस्तों? भारत के हिसाब से क्या ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।